हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 11 जनवरी है। आज का हम लोग एडिटोरियल का आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन वार बेस है जो कि काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक रहा है पिछले साल भी और इस साल में भी। ठीक है, तो आपको कोई सा भी एग्ज़ाम देना है जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, जैसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, UPSC, CSE या फिर कोई अदर्स एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है। और अगर आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने में थोड़ा समझने में थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है, तो आप मेरे से एक बार एडिटोरियल पढ़ो। मैं आपको हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी लिखवाऊँगा और फिर जाके इसको खुद से पढ़ो। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी समझने में। ठीक है, तो यार मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, नया यूट्यूब चैनल है, तो इसको थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थोड़ा कोई आपका कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ, मैं डेली वीडियो बनाता हूँ आर्टिकल बेस्ड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल पेज। लेसन्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया इज ए राइडल रैप्ड इन ए मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा सेट विंस्टन चर्चिल इन 1939। तीन वर्ड मीनिंग लिखिए। राइडल का मतलब होता है पहेली, एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री, और इसका मिस्ट्री का मतलब तो आपको पता ही है, रहस्यमय। तो रशिया एक पहेली है जो एक रहस्यमय तरीके से मतलब रैप्ड की हुई है, कवर की हुई है। इनसाइड एन एनिग्मा मतलब एक पहेली के अंदर ही है वो। ये किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने 1939 में बोला था। रेफरिंग टू द वेस्ट मॉडल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन। जो कि वेस्ट है ना, उसकी जो मॉडल्ड अंडरस्टैंडिंग है, मॉडल मतलब घबराना, घबराहट है, जो मॉडल्ड अंडरस्टैंडिंग है योसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन। योसेफ स्टालिन मैं आपको बता देता हूँ, ये सोवियत यूनियन के मतलब हेड रहे हैं। इन्होंने सोवियत यूनियन पर राज किया है काफ़ी टाइम तक। तो मतलब जो वेस्ट है ना, वेस्ट कंट्रीज़ है ना, उनकी जो मतलब वो जो घबराते थे ना वेस्टर्न स्टैलिन्स के सोवियत यूनियन से जब उनके राज में था, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेके ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि रशिया एक रहस्यमय है। ठीक है, दी वर्ड्स ऑफ द कंजर्वेटिव लीडर। अब कंजर्वेटिव लीडर कौन सा होता है ना? कंजर्वेटिव मतलब राइट विंग वाला मतलब जो एक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो रेडिकल चेंजेस नहीं चाहते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग। और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, उनको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव लीडर, मतलब जो कंजर्व लीडर है। द वर्ड्स ऑफ द कंजर्वेटिव लीडर हु लेड ब्रिटेन ड्यूरिंग वॉर टाइम स्टिल रिंग ट्रू एज द वर्ल्ड टेंस मस इनटू रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो मतलब जो वर्ड कहे थे ना विंस्टन चर्चिल ने, जो ब्रिटेन को जिसने लीड किया था वार टाइम में, आपको पता ही होगा, वार जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल जो थे वो हेड थे ब्रिटेन के। तो वो आज भी एकदम सही फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, जब 10 मंथ हो गए हैं रशिया ने यूक्रेन पे अटैक हुए। ट्राइज टू अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट पुतिन्स रियल इंटेंशंस फॉर गोइंग टू वॉर। तो क्या है ना, ट्राइज टू अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट्स पुतिन्स रियल इंटेंशंस फॉर गोइंग वॉर। तो मतलब अभी भी एकदम रहस्य में चल रहा है, अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि पुतिन का इंटेंशन क्या है बार में जाने का। बिफोर द बार मिस्टर पुतिन हैड क्रिएटेड एन एरा ऑफ पावर अराउंड हिमसेल्फ एंड रशिया। एरा का मतलब होता है ना, एक क्वालिटी से अपने आप को ढक देना, मतलब द डिस्टिंक्ट क्वालिटी, एक मतलब दूसरों से अलग जो क्वालिटी है उसको बोलते हैं एरा। ठीक है, जो दूसरों से आपको अलग करती है। बिफोर द बार मिस्टर पुतिन हैड क्रिएटेड एन एरा ऑफ पावर अराउंड हिमसेल्फ एंड रशिया, मतलब एक पावर क्रिएट की, अपने दूसरों से अलग करने की कोशिश की। ही डिसरप्टेड जॉर्जियाज एम्बिशन टू ज्वाइन द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या किया, जो जॉर्जिया कंट्री है ना, ये आपको पता ही है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था जिससे बहुत सारी कंट्री निकली थी, जॉर्जिया भी उसमें से एक कंट्री थी। उसको क्या किया रशिया ने, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करने दिया था। ठीक है, ठीक है, नहीं करने दिया। ये बार की पहले की कहानी है। मेड फॉरेस, फॉरेस का मतलब होता है, लिख दीजिए ये फॉरेस का मीनिंग भी। फॉरेस्ट का मतलब होता है हमला, इन्वेजन या फिर क्लाइम करना। तो ही उसके बाद क्या हुआ, एंड मेड फॉरेस्ट मतलब क्लाइम इनटू वेस्ट एशिया न्यूट्रलाइजिंग इजराइल एंड टर्की। और फिर इसने क्या किया, वार से पहले वो वेस्ट रशिया को क्या किया, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, जैसे इजराइल एंड टर्की हो गया। इजराइल एंड टर्की, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना रशिया को सपोर्ट कर, एकदम वो न्यूट्रल रहेंगे अगर कभी भी रशिया का किसी के साथ वार होगा। बोथ अमेरिकन अलायंस टुक क्रीमिया विदाउट ए फाइट। क्योंकि मतलब अब इसराइल और जो टर्की है ना, वो
अमेरिका के मतलब एलाइज हैं, मतलब उनके दोस्त हैं, उन दोनों को न्यूट्रलाइज़ किया रशिया ने। ये क्या है, वार से पहले, जब रशिया यूक्रेन वार से पहले की कहानी है। टुक क्राइमिया, क्राइमिया भी एक उससे ही अलग हुआ है रशिया से विदाउट ए फाइट। उसको 2016 में मैं आपको बता देता हूँ, इसने कब्जा कर दिया था, रशिया ने इन्वेजन कर दिया था क्रीमिया का। ये भी सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। विदाउट ए फाइट, लड़ा नहीं था, ऐसे ही उस पर कब्जा कर दिया था। एंड टर्न रशिया अगेन इनटू एन एनर्जिक सुपर पावर, और रशिया को एकदम फिर से सुपर पावर बना दिया। वट दैट एरा हैज स्लिप्ड एज रशिया सुपीरियर ट्रूप्स हैव बीन स्ट्रगलिंग टू कोप विद बैटलफील्ड सेटबैक्स इन यूक्रेन। लेकिन जो एरा उसने क्रिएट किया था ना, जो दूसरों से मतलब अलग पावर रशिया ने क्रिएट की थी ना, वो अभी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि आपको पता है अभी भी रशिया और यूक्रेन का वार कंटिन्यूसली चल ही रहा है। ठीक है। देयर इज स्टिल ए लैक ऑफ क्लैरिटी एंड अनसर्टेनिटी। There is a lack of clarity and uncertainty on Russia's objectives in Ukraine and what it will do next to meet them। तो मतलब अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि रशिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब यूक्रेन के साथ वार करने का, और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो आगे क्या करेगा। डिस्पाइट टैक्टिकल सेटबैक्स रशिया कंटिन्यूज टू फाइट विद वन हैंड टाइड बिहाइंड इट्स बैक। और मतलब अभी क्या हो रहा है कि आपको पता है जो यूक्रेन है उसको जो वेस्टर्न की फोर्सेस हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सपोर्ट कर रही हैं। तो क्या हो रहा है ना, रशिया को अभी मतलब एक तगड़ी फाइट देनी पड़ रही है। ठीक है। व्हेन रशियन ट्रूप्स वर रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग का मीनिंग आप लिख लेना, रिट्रीटिंग का मतलब होता है पीछे हटना। तो इसके क्या है, व्हेन रशियन ट्रूप्स वर रिट्रीटिंग मिस्टर पुतिन वेंट अहेड विद एनेक्सेशन ऑफ 4 यूक्रेन्स रीजन्स विच प्रैक्टिकली क्लोज्ड ऑफ द पाथ टूवर्ड्स टॉक्स। तो मतलब जब ऐसा लग रहा था कि मतलब जब रशियन जो सोल्जर्स हैं, वो ट्रूप्स जो हैं वो पीछे हटेंगे, तो मिस्टर जो मतलब पुतिन जो है ना, उन्होंने क्या किया, जो 4 यूक्रेन रीजन है उनको उन पे कब्जा कर दिया। ठीक है, उनका एनेक्सेशन कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, विच प्रैक्टिकली मतलब बात करने का उसके बाद कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब जो बातचीत से मसला हल हो सकता था उसको ख़त्म ही कर दिया पुतिन ने। ही देन ऑफर टॉक्स इवन एज हिज मिसाइल्स केप्ट पाउंडिंग यूक्रेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्या किया, पुतिन ने बोला कि हम लोग टॉक करते हैं, लेकिन जो उसकी मिसाइल, एक तरफ से तो वो मिसाइलें चला रहा है यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और दूसरी तरफ बातचीत की बात कर रहा है। ठीक है। वाइल इट वुड टेक टाइम टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग लिखिए, कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग होता है समझना। तो वाइल इट टेक टाइम टू कॉम्प्रीहेंड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच इज स्टिल अनफोल्डिंग बिफोर अस। तो मतलब ये समझना बहुत ही मुश्किल है, जो मतलब लड़ाई की जो लेयर्स है ना, विच इज स्टिल अनफोल्डिंग, जो अभी तक मतलब हमें पता नहीं चली है। ठीक है, कि किस बेसिस पे बार हो रहा है, मतलब अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। द बार इटसेल्फ ऑफर सम की लेसन्स टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स। तो मतलब जो वार है ना, वो हमें जो की लेसन्स मतलब मेन लेसन हमें समझाता है कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स की। कंटेम्प्रेरी का मीनिंग होता है प्रेजेंट टाइम की जो जियोपॉलिटिक्स है उसके, हमें बहुत सारे लेसन पढ़ाता है। ठीक है। इट मार्क्स टू यूज चर्चिल्स फ्रेज द एंड ऑफ बिगनिंग ऑफ यूनिलेटरलिज्म। तो चर्चिल ने एक मुहावरा बोला था, द एंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ यूनिलेटरलिज्म। यूनिलेटरलिज्म का मतलब होता है एक कंट्री ही के पास ही जब सारी पावर हो, उसको बोलते हैं यूनिलेटरलिज्म। तो उसने बोला क्या क्या बोला था कि ये एंड है, बिगनिंग ऑफ मतलब यूनिलेटरलिज्म की शुरुआत का ये अंत है। वाइल आल्सो रिमाइंडिंग ग्रेट पावर्स ऑफ द पिटफॉल्स ऑफ लॉन्ग वॉर्स। और ये हमें एक और चीज़ याद दिलाता है, पिटफॉल्स का मीनिंग होता है खतरा। मतलब ये हमें मतलब वाइल आल्सो रिमाइंडिंग ग्रेट पावर्स ऑफ द पिटफॉल्स ऑफ लॉन्ग वॉर, मतलब अगर लॉन्ग वॉर हुआ तो उसके रिस्क क्या क्या होंगे, ये बार हमें ये भी बताता है। अब अगली हेडिंग है ए न्यू वर्ल्ड। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन द यूएस हैड एस्टैब्लिश्ड ए डी फैक्टो यूनिलेटरल हिरार्की। आपको पता ही है जब कोल्ड वार के बाद सोवियत यूनियन और रशिया का जो मतलब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो एकदम जो पावर थी ना वो यूनिलैटरल हायरार्की किसके पास आ गई, यूएसए के पास, एकदम वो स्ट्रॉन्ग पावर बन गया। विच इज़ रियर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब ऐसा कभी कभी ही होता है कि एक ही कंट्री के पास सारा पावर हो। ग्लोबल पॉलिटिक्स हैज़ हिस्टोरिकली बीन डोमिनेटेड बाय मल्टीपल पिलर्स, क्योंकि हमेशा क्या है ना, जो जियो पॉलिटिक्स है ना हमारी, उसको ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको हमेशा मल्टीपल मतलब 3-4 कंट्रीज डोमिनेट करती हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या हो गया, रशिया कोई अकेली यूएस के पास अकेला पावर चला गया। अच्छा, व्हाट द यूएस वाज एट द पिनेकल, पिनेकल का मीनिंग लिख दीजिए यार, पिनेकल का मतलब होता है शिखर पे होना। वाज एट द पिनेकल ऑफ इट्स पावर इन द 1990s। लेकिन यूएस जो था ना वो पीक पे था अपनी पावर के, कब, 1990s में, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद सोवियत यूनियन का। इन रिसेंट ईयर्स हाउ एवर देयर हैव बीन साइंस ऑफ द पासिंग ऑफ अमेरिकन यूनिलेटरलिज्म। लेकिन अभी थोड़े सालों में क्या हुआ है ना, जो
यूनिलेटरलिज्म मतलब जो इकलौती पावर है ना अमेरिका की, उसका भी थोड़ा थोड़ा खात्मा हुआ है, ठीक है। अमेरिकाज वॉर इन द मुस्लिम वर्ल्ड डिड नॉट प्रोसीड एज वाशिंगटन हैड एक्सपेक्टेड। जो अमेरिका है ना, जो टर्की में लड़ रहा है, जो ईरान इराक के साथ लड़ रहा है, तो वो उस हिसाब से नहीं गया जिस हिसाब से अमेरिका सोच रहा था हमारा जाएगा। एज द यूएस गॉट स्टक इन अफगानिस्तान एंड इराक, रशिया बिकम मोर अग्रेसिव, ईरान मोर डेफिएंट एंड चाइना मोर फार। अब देखो चाइना जो यूएस जो है ना, वो अफ़गानिस्तान में उलझा रहा, इराक के साथ उलझा रहा। इस बीच में क्या हुआ ना, रशिया एकदम अग्रेसिव हो गया, ईरान मोर डेफिएंट हो गया। डेफिएंट का मीनिंग होता है विद्रोही हो गया अमेरिका का। और चाइना उसके बीच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। इससे क्या हुआ ना, जो यूएसए है ना, उसका यूनिलेटरलिज्म मतलब जो अकेली वो पावर थी ना, महाशक्ति थी ना, वो ख़त्म हो गया, जो पूरे वर्ल्ड पे रूल करती थी। इफ़ रशियाज इंटरवेंशन इन जॉर्जिया एंड इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, Iran's growing militancy in West Asia and America's defeat in Afghanistan were some of the signs of the shift of the global leader। तो क्या हुआ ना, जो रशिया का इंटरवेंशन हुआ जॉर्जिया में, मैंने आपको बताया था जॉर्जिया के साथ 2008 में इसका लड़ाई हुआ था रशिया का, जो कि सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, मतलब जो रशिया से ही निकला हुआ है। तो और उसके बाद फिर क्राइमिया, जो वो भी सोवियत यूनियन का ही पार्ट है, उसको भी रशिया ने अनेक्स कर दिया था 2016 में, ठीक है। और जो फिर ईरान्स ग्रोइंग मिलिटेंसी, मतलब जो ईरान की मिलिटेंसी ग्रो हुई वेस्ट एशिया में, ठीक है। उसके बाद अमेरिकाज डिफीट, अमेरिका जो अफगानिस्तान में हार गया, क्योंकि वहाँ से उन्होंने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस वापस भेज दी। तो ये थोड़े से साइन है ग्लोबल लीडरशिप शिफ्ट होने के, ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट होने के। The Ukraine War, the largest land war in Europe since the end of the World War II, was its sharpest manifestation। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है साइन। तो जो मतलब अभी वॉर हो रहा है यूक्रेन और रशिया का, ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे मतलब लार्जेस्ट लैंड वॉर है यूरोप में। और ये भी इसका एक साइन बताता है कि अब अमेरिका के पास वो पावर नहीं रहा है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ रशियाज परफॉर्मेंस इन दी वॉर, मिस्टर पुतिन डिसीजन टू सेंड ट्रूप्स टू ए नाटो एलाई चैलेंजिंग दिस पोस्ट सोवियत सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ यूरोप वुड गो डाउन इन द हिस्ट्री एज वन ऑफ द पाइवटल मूवमेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, अभी चाहे रशिया का जैसा भी परफॉर्मेंस हो वॉर में, लेकिन जो मिस्टर पुतिन डिसीजन टू सेंड ट्रूप्स टू ए नाटो एलाई, लेकिन जो पुतिन का मतलब डिसीज़न था अपने जो ट्रूप्स हैं उनको भेजना नाटो एलाई, मतलब जो नाटो के जो साथी हैं उनके, नाटो एलाई चैलेंजिंग दी पोस्ट सोवियत सिक्योरिटी। तो वो क्या किया, उसने चैलेंज किया पोस्ट सोवियत जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था ना, मतलब जो सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कंट्रीज़ बनी थी ना, उसको मतलब उसने एक चैलेंज किया जो यूरोप ने किया था डिसइंटीग्रेशन, मतलब ये यूरोप के अंडर आता है। वुड गो डाउन इन दी हिस्ट्री, और ये एकदम मतलब पाइवेटल मतलब मेन मूवमेंट होगी हिस्ट्री की। पाइवेटल का मतलब होता है सेंट्रल मूवमेंट होगी जियो पॉलिटिक्स की 21st सेंचुरी में। आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ यूनिलैटरल हायरार्की, द वर्ल्ड इज रिटर्निंग टू व्हाट रियलिस्टिक calls it essential anarchy in which great powers is competing for maximizing their powers। तो अभी क्या है ना, यूनिलेटरलिज्म जब मतलब अमेरिका का भी पावर जो है ना वो कम हो गया, और जो वर्ल्ड है ना वो किसकी तरफ वापस आ रहा है, इट्स एसेंशियल एनार्की, मतलब एनार्की की तरफ वापस आ रहा है, जिसमें किसी भी कंट्री के पास मेन पावर नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, जो जो भी ग्रेट पावर्स है ना वो लड़ रही हैं अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। बट इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्डर, इफ़ एन ऑर्डर इमर्जिस एट ऑल विल रिप्लेस अमेरिकाज यूनिलैटरलिज्म। तो लेकिन अभी ये पता नहीं है कि किस हिसाब का ऑर्डर चल रहा है वर्ल्ड का। तो अगर ये ऑर्डर एमर्ज हो गया ना, तो ये रिप्लेस कर देगा अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म को। द यूएस सीम्स टू हैव रियलाइज दैट द वर्ल्ड हैज़ चेंज, लेकिन अब यूएस को भी पता चल गया कि अब वर्ल्ड चेंज हो गया है, अब वो उतना मेन पावरफुल नहीं रहा है यूएस, ठीक है। इट्स रिस्पॉन्स टू रशियाज एग्रेशन इन यूक्रेन इज ए लीव फ्रॉम इट्स कोल्ड वॉर प्ले बुक, मतलब जो यूएस जो सपोर्ट कर रहा है ना अभी यूक्रेन को, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या है, अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब बहुत सारे वेपन भेज रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। तो वो क्या है ना, कोल्ड वार टाइम का अभी मतलब थोड़ा सा हमको बुक दिखी है। आपको पता ही है जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुआ था तो दो ही मेन पावर बची थी। मैं आपको कोल्ड वार के बारे में बता रहा हूँ, एक अमेरिका और एक रशिया। अमेरिका क्या है ना, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका के साथ जा रही थी, और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो रशिया के साथ जा रही थी। जो कंट्रीज़ अमेरिका के साथ जा रही थी उन पे रशिया अटैक कर देता था, और जो कंट्री रशिया के साथ जा रही थी उन पे अमेरिका अटैक कर देता था। तो ये कोल्ड वार का टाइम था, मतलब डायरेक्टली एक दूसरे पे अटैक नहीं करते थे, लेकिन जो कंट्री जिसके खिलाफ जाती थी उस पर ये लोग अटैक करते थे। तो ये मतलब एक
कोल्ड वार की याद दिलाता है। इट हैज़ टेकन पेन्स टू कीप द वेस्टर्न अलायंस टुगेदर। तो मतलब इट वांट्स, मतलब अब देखो यार, वेस्टर्न अलायंस को एक साथ रखना मतलब बहुत ही मतलब मेहनत का काम है। इट वांट्स ए कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। तो ये क्या है ना, मतलब अब वो क्या कर रहा है, अमेरिका जो है वो इकट्ठा कर रहा है। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन कर रहा है डेमोक्रेसीज का अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, जैसे चाइना के साथ लड़ने के लिए, उसके बाद रशिया के साथ लड़ने के लिए, जहाँ पे मतलब एक किस्म की डिक्टेटरशिप है। इट एडमिट्स दैट द रूल बेस्ड ऑर्डर अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड फेसिस सिस्टमैटिक चैलेंजेस फ्रॉम रशिया एंड चाइना। मतलब वो समझ गया कि अभी जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ना, रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब है मतलब जहाँ पे अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे अमेरिका का ही रूल चलता था, वो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है। मतलब रशिया खड़ा हो गया यूएस के आगे, चाइना खड़ा हो गया, तो ये अब अमेरिका समझ चुका है। बट एट द सेम टाइम इट डजेंट वांट ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। लेकिन वो सीधा सीधा नहीं लड़ेगा रशिया के साथ। इट सीक्स टू ब्लीड रशिया आउट इन यूक्रेन। वो क्या कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और इनडायरेक्टली रशिया से लड़ रहा है। एंड अप्रोच दैट यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रैगन हैड टूवर्ड्स द सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान। और ऐसा ही अप्रोच जो यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगान थे ना, उन्होंने सोवियत यूनियन की तरफ रखी थी इन अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में भी इन दोनों का कन्फ्लिक्ट चलता था। ठीक है, उसके बाद आ गया लिमिट्स क्या थी वॉर की। लिमिट्स क्या है वॉर की, मतलब वॉर की नहीं सॉरी, लिमिट्स ऑफ पावर। पावर की लिमिट क्या है, ये हेडिंग का नाम है। द यूक्रेन वॉर आल्सो टेल्स अस द लिमिटेशंस ऑफ ग्रेट पावर्स इन शेपिंग द आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद स्मॉलर वंस। तो मतलब हमें ये यूक्रेन रशिया का बाहर है ना, ये हमें एक और चीज़ बताता है कि जो ग्रेट पावर्स है ना, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स है, जैसे रशिया, चाइना और ये अपना यूएस हो गया, तो ये उनकी लिमिटेशन क्या है, मतलब क्या चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं, मतलब जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको शेप देने के लिए। ठीक है, विद स्मॉलर वंस। ठीक है, द यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम, इट्स इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान एंड द सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट पावर्स गेटिंग स्टक इन स्मॉल थैटर्स। तो मतलब जो यूएस ने इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप किया था वियतनाम में, और जो इन्वेजन किया था पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और जो सोवियत का इंटरवेंशन रहा था अफगानिस्तान में, ये कुछ क्लासिक एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मतलब जो ग्रेट पावर्स हैं ना, बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो छोटे छोटे देशों में फंस के रह गई। बट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स डू नॉट डेटर ऑफेंसिव नेशंस। लेकिन जो पुरानी एग्जाम्पल्स हैं ना, वो मतलब जो ऑफेंसिव नेशंस हैं ना, उनको मतलब रोकती नहीं है। ऑफेंसिव मतलब जो मतलब ऑफेंस कर, मतलब जो ज़्यादा लड़ने पे विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको वो रोकती नहीं है, रोक नहीं पाती हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उन छोटे छोटे देशों में फंस जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है। वैन जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, अफगानिस्तान में यूएस फंसा हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, when Mr. Putin ordered his special military operation, it is possible that he expected quick result। आपको पता ही है, जब रशिया में, जब यूक्रेन में रशिया ने अपने ट्रूप्स भेजे थे, तो पुतिन का कहना था कि हम 15 दिन में ही यूक्रेन को हरा देंगे। तो मतलब वो जल्दी जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में था, एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ही मिस कैलकुलेटेड द पावर ऑफ यूक्रेन नेशनलिज्म। लेकिन जो यूक्रेन का नेशनलिज्म है ना, उसकी पावर को मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया, मिस कैलकुलेट कर दिया। विच इन हिज वर्ल्ड वॉज नॉन एक्सिस्टेंट। लेकिन जो उसको लगता था कि वो है ही नहीं, कुछ नेशनलिज्म नहीं है यूक्रेन में, वो उसको आराम से हरा देगा। एंड द रिजॉल्व ऑफ द वेस्ट विच ही थॉट वॉज वीकन्ड बाई द इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल सेटबैक सच एज द ह्यूमिलेटिंग रिट्रेट फ्रॉम पाकिस्तान ई रेजिस्टिंग द रशियंस। तो क्या हुआ, मतलब उसको ये भी लगता था कि जो बेस्ट की कंट्रीज़ है ना, वो भी कोई ज़्यादा मतलब वो भी वीक हो चुकी हैं इंटरनल डिवीजन्स और सेटबैक्स की वजह से। जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका को वापस आना पड़ा, और रशिया को भी वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो उसको लग रहा था कि वेस्ट की कंट्रीज़ भी यूक्रेन का साथ नहीं देंगी। बट यूक्रेन हैड टू डू वाज टू सर्वाइव द इनिशियल रशियन थ्रस्ट। लेकिन यूक्रेन को क्या करना था, सिर्फ जो स्टार्टिंग में वार था ना 10-15 दिन का, उसको थोड़ा सा सर्वाइव करना था। व्हेन दैट वाज अचीव्ड, इट्स ओपनड एवेन्यूज फॉर रशियाज राइवल्स इन द वेस्ट टू स्टार्ट सप्लाइंग यूक्रेन विद मनी, वेपन्स इंक्लूडिंग एडवांस रॉकेट सिस्टम एंड आर्टिलरी, इंटेलिजेंस एंड मशीनरीज। और जैसे ही मतलब ये अचीव कर दिया ना, मतलब जैसे ही यूक्रेन ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा लड़ लिया रशिया के साथ, थोड़ा यूक्रेन ने मतलब फ़ाइट कर दिया, उसके बाद उसको सपोर्ट मिलने लगा, वेपन्स मिलने लगे। जो वेस्ट कंट्री थी वो वार में उतर आई, जो मतलब रशिया के साथ पहले ही फाइट में थी, उन्होंने सपोर्ट किया किसको, यूक्रेन को। इफ़ द वॉर वॉज लेफ्ट टू रशिया यूक्रेन
द फार्मर वुड हैव विक्ट्री। अगर सिर्फ ये वार जो है ना, वो सबको पता है कि अगर ये वार सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच होता ना तो रशिया आराम से जीत जाता, ठीक है। इन इन थ्योरी सिक्योर्ड अ विक्ट्री, ठीक है। डिस्पाइट इनिशियल मिसकैलकुलेशन द रशियंस मेड इंक्रीमेंटल गेट्स इन द अर्ली मंथ ऑफ द वॉर। लेकिन हालांकि थोड़ा मिसकैलकुलेशन तो किया था पुतिन ने, मतलब अंडर एस्टिमेट भी किया था यूक्रेन को कि हम लोग 15 दिन में उसको हरा देंगे। लेकिन उसके बाद भी मतलब स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपर हैंड था वार में उसका, रशिया का। बट वट हैज़ चेंज द ग्राउंड रियलिटी वॉज वेस्टर्न हेल्प टू यूक्रेन। लेकिन किस चीज़ ने मतलब जो बार था उसकी सिचुएशन चेंज कर दी, वो था जब यूक्रेन को वेस्ट कंट्रीज़ की हेल्प मिलने लगी, जैसे यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आ गया वंस यूक्रेन एस्टेब्लिश्ड ए काउंटर ऑफेंसिव मोमेंटम द वेस्ट एंगेजमेंट फर्दर डीपन्ड। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही मतलब यूक्रेन काउंटर करना शुरू कर दिया ना रशिया की, मतलब रशिया को, उसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट कंट्रीज थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में आ गई यूक्रेन की। इट इज़ नाउ रेडी टू सेंड पैट्रियट मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको मिसाइल देना शुरू कर दी और आर्मर्ड व्हीकल्स देना शुरू कर दिए, किसको, यूक्रेन को, उसकी सपोर्ट में। विच वोल्स्टर्स यूक्रेन डिफेंसेस एंड बेटर प्रिपेयर इट फॉर दी लैंड बैटल्स पोस्ट विंटर। तो उसके लिए क्या किया उसको, मतलब यूक्रेन एकदम प्रिपेयर हो गया उसके बाद वार के लिए। दिस पुट मिस्टर पुतिन इन स्पॉट। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर पुतिन एकदम स्पॉट मतलब टेंशन में आ गया। वट स्टार्टेड ऑफ एज ए माइनर कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन इन 2014 हैज़ नाउ स्नोबेल्ड इनटू ए डी फैक्टो वॉर बिटवीन रशिया एंड द कलेक्टिव वेस्ट विद द बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन। तो मतलब जो 2014 में जो ईस्ट यूक्रेन में शुरू हुआ था ना, वो भी एकदम डी फैक्टो वार। डी फैक्टो वार क्या होता है ना, अभी देखो यार, यूएस और रशिया के बीच में तो वार नहीं हो रहा है ना, वार तो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। लेकिन क्या है ना, लेकिन मतलब इनडायरेक्टली वार जो है, क्योंकि यूएस जो है वो यूक्रेन में हथियार भेज रहा है और यूक्रेन उसको यूज़ कर रहा है रशिया के खिलाफ। तो क्या हो रहा है ना, मतलब इनडायरेक्टली वार हो रहा है, उसको बोलते हैं डी फैक्टो वार। तो ये किसके बीच में चल रहा है, पूरा वेस्ट के बीच में चल रहा है और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। हिज लिमिटेड वॉर मशीन इज़ अंडर एनॉर्मस प्रेशर। और जो मतलब जो रशिया की जो मतलब वेपन्स थे ना, वो भी एकदम प्रेशर में आ गए, जो मतलब उसके पास जो मशीनरी थी। बट ही कांट रेटरेट अनलेस ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल कॉस्ट। लेकिन अभी तो रशिया जो है वो पीछे नहीं हट सकता जब तक वो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो हारना पड़ेगा। दिस इज़ ए डेंजरस स्लोप। अभी एकदम डेंजरस मोड में आ गया है वॉर, ठीक है। अब आ गया चाइनाज टेक अवे, मतलब चाइना ने कैसे टेक ओवर कर लिया, इस वार का फ़ायदा चाइना को कैसे हुआ। वट डज़ दी वार होल्ड फॉर चाइना, द ड्रैगन इन दी रूम। तो मतलब रशिया को, आपको पता है ये चाइना को ड्रैगन बोला जाता है। देयर वर इनहेंस टेंशंस बिटवीन चाइना एंड द यूएस ओवर द ताइवान लास्ट ईयर। आपको पता है ये चाइना और जो मतलब यूएस है उसमें ताइवान को लेकर बहुत सारी टेंशन चल रही है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैड रिपीटेडली सेड दैट द यूएस वुड डिफेंड ताइवान इन द इवेंट ऑफ एन अटैक फ्रॉम चाइना। तो जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उसने पहले ही बोला है कि अगर रशिया ताइवान पर अटैक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ताइवान को डिफेंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दिस सिग्नल्ड ए शिफ्ट इन वाशिंगटन्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मीनिंग आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। एम्बिग्यूटी का मीनिंग होता है हैज़ मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। मतलब जो उसकी पॉलिसी के जो डिफरेंट मीनिंग है ना, तो उसका ये एकदम मतलब शिफ्ट हो गया, उसकी पॉलिसी में मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। व्हेन फॉर्मर यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी विजिटेड ताइवान, चाइना रिस्पॉन्डेड विद लाइव मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड एंड अक्रॉस दी सेल्फ रूल्ड आइलैंड। तो क्या हुआ, जब यूएस की जो हाउस स्पीकर है, जब वो ताइवान में गई थी ना, कुछ एक दो या फिर इसी पिछले साल में गई थी, तो चाइना ने क्या किया था, अपनी मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी थी। कहाँ पे, ताइवान के बॉर्डर पे। तो इस तरह का रिस्पॉन्स दिया था चाइना ने यूएस को। वन आर्ग्यूमेंट इन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स इज़ दैट डिफीटिंग रशिया इन यूक्रेन वुड डिस्करेज चाइना प्रेसिडेंट जिनपिंग। तो अब एक मतलब जो यूएस में एक चीज़ की बात हो रही है कि अगर हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, अगर यूक्रेन ने रशिया को हटा दिया तो उससे क्या होगा, जो जिनपिंग है ना वो थोड़ा सा डर जाएगा और मतलब कुछ भी नया स्टेप लेने से पहले ताइवान में सोचेगा। इफ़ रशिया गेट्स अवे विद यूक्रेन दैट वुड एम्बोल्डन मिस्टर जिनपिंग दे आर्ग्यू। लेकिन अगर रशिया ने मतलब चाइना को, यूक्रेन में थोड़ा सा उसको जीत लिया या रशिया जीत गया, तो उससे क्या होगा, एम्बोल्डन का मतलब होता है इनकरेज, मतलब और हौसला बढ़ जाएगा किसका, जिनपिंग का। बट ऑन दी अदर साइड द यूक्रेन वॉर एंड द वेस्ट कोलेक्टिव परस्यूएड टू पुनिश रशिया हैज़ ड्राइवन द जायंट बियर डीपर इनटू द एम्ब्रेस ऑफ चाइनाज ड्रैगन। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो
पूरा वेस्ट का जो फाइट हो रहा है ना किसके साथ, रशिया के साथ, मतलब रशिया को हराने के लिए, पनिश करने के लिए, उससे क्या हो रहा है ना, चाइना जो है ना वो एकदम उभर के वापस आ रहा है, ठीक है। इफ़ ड्यूरिंग द कोल्ड वार द यूएस ट्रोप टू एक्सप्लॉइट द डिविजन्स बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग यूरेशियन अलायंस, चाइना एंड रशिया अंडर मिस्टर जिनपिंग एंड पुतिन रिस्पेक्टिवली आर बूस्टिंग ऑफ देयर नो लिमिट्स रिलेशनशिप टूडे। अच्छा, जब जब आपको पता ही है, जब कोल्ड वार का टाइम चल रहा था, कोल्ड वार मैंने आपको पहले ही समझा लिया, उस टाइम में क्या हुआ था, एक सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में बॉर्डर्स को लेके फाइट हुआ था 1969 में, ठीक है। तो इस टाइम में क्या हुआ था, मतलब उन दोनों का क्या हुआ था, मतलब उन दोनों में फ़ाइट हुआ था बॉर्डर्स को लेके, और जो यूएस है ना उसने इस चीज़ का मतलब बहुत फ़ायदा लिया था, ठीक है, बहुत मज़ा लिया था, मतलब फ़ायदा लेने की कोशिश की थी। और इससे क्या हुआ था, मतलब जो स्ट्रॉन्ग अलाइंस था ना वो, मतलब यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप और रशिया के बीच, जैसे रशिया और चाइना के बीच जो अलाइंस बन रहा था, अब चाइना तो रशिया का पार्ट है, मतलब एशिया का पार्ट है, और रशिया यूरोप का पार्ट है, तो वो रुक गया था, और मतलब यूएस ने इसका बहुत फ़ायदा लिया था। और उसके बाद आ गया, अब क्या है, जिनपिंग और पुतिन के टाइम क्या हो रहा है, इन दोनों के मतलब फ्रेंडशिप है ना एकदम पीक पे चला गया है, कोई लिमिट नहीं है इस टाइम में। उस टाइम में यूएस मज़ा लेता था जब इन दोनों के बीच में फ़ाइट चल रहा था, ठीक है। आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द यूएस pivot from West Asia and Afghanistan was to focus its resources on tackling the rise of China। अब जो यूएस का मतलब यूएस ने जो वेस्ट एशिया और अफ़गानिस्तान से मतलब जो वहाँ से मतलब वो वापस आ गया ना, जैसे अफ़गानिस्तान से पीस कीपिंग फोर्स हटा दी उसने, और वेस्ट एशिया में भी अब वो कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है। वो क्यों, क्योंकि वो फोकस करना चाहता है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना एकदम उभर के वापस आ रहा है। दी ओनली रिविजनिस्ट पावर इन विद द कैपेबिलिटीज़ टू चैलेंज द रूल बेस्ड ऑर्डर। मतलब चाइना ही एक ऐसा है जो रूल बेस्ड ऑर्डर, मतलब जो अमेरिका रूल बनाता है ना उसको चैलेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया, बट द यूएस लास्ट ईयर गॉट ड्रैग्ड मोर एंड मोर इनटू यूरोप इन ए कोल्ड वार टाइप एंटेंगलमेंट एंड स्पेंट एनरोमस रिसोर्सेज ऑन यूक्रेन। लेकिन पिछले साल क्या हुआ ना, जो यूएस है वो एकदम मतलब यूरोप में चला गया, उसने यूक्रेन को सपोर्ट किया, एकदम कोल्ड वार जैसा एकदम रशिया के खिलाफ यूएस उसको सपोर्ट किया, और चाइना की तरफ एकदम ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी उसने खर्च कर दिए। चाइना वुड लाइक टू सी द यूएस बीइंग डिस्ट्रैक्टेड इन यूरोप। और चाइना को तो अच्छा लगा कि वो यूरोप में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वाइल इट स्ट्रेंथेंड इट्स टाइज विद रशिया। इस टाइम में चाइना ने क्या किया, रशिया के साथ एकदम पक्की दोस्ती कर ली एंड स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। और अपना मतलब एकदम चाइना तो आपको पता ही है अभी एकदम सुपर पावर बन गया, हर जगह उसका इन्फ्लुएंस हो गया। द क्वेश्चन दैट वुड कम बैक टू बाइट द यूएस इन द नियर टर्म वुड बी whether the time, resources and energy it is spending on Ukraine is worth it in a changing world where China is its most powerful rival। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि जो चाइना ने मतलब अपने जो यूएस ने जो अपने रिसोर्सेज हैं, जो मतलब जो वेपन्स दे रहा है वो यूक्रेन को, जो खर्च किए हैं उसने यूक्रेन पे, तो ये क्या मतलब उसके लिए कोई कीमत है उसकी। अभी जैसे चाइना तो उभर रहा है, तो वो तो अपने रिसोर्सेज फालतू में ही खर्च कर दिया है वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन होगा अमेरिका के ऊपर, क्या उसने ये सही किया यूक्रेन पे अपनी मतलब जो मिलिट्री बेच के, या मतलब जो उसको वेपन्स दे के, क्या जो सपोर्ट कर रहा है वो रशिया के खिलाफ, क्या वो ठीक कर रहा है? क्योंकि चाइना तो उभर के बाहर आ रहा है ना, चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ो। अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो यार, मुझे थोड़ा मोटिवेट करो ताकि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। ओके, जय हिंद।